नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर सेकंड और नाम है उसका सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फ्यो। किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं और किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु होते हैं, इस विषय के बारे में हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। और हमने सबसे पहला पॉइंट लिया था कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं। इस टॉपिक पर हमने काफी लंबी चर्चा की थी, जैसे औषधियों के उत्पादन में, भोजन के विभिन्न तरह के भोजन में परिवर्तन करने के लिए, किण्वन क्रिया करने के लिए, अल्कोहल उत्पादन में या फिर बेकरी के उद्योग में काफी विस्तार से इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव बेकरी के उपयोग में से ब्रेड वगैरह बनाने में इसमें सूक्ष्म जीवों का बहुत अधिक योगदान है, यानी इसे बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग खाद्य सामग्री उत्पादन में किया जाता है। साथ ही साथ हमारे लिए विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाने में भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी उपयोगी हैं। इसके पश्चात हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु का काम करते हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं। उसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि सूक्ष्म जीव हैं वो रोगों को फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव, जीवाणु, रोगाणु, ये वायरस, विषाणु, ये सब विभिन्न प्रकार के रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं, रोग का कारण बनते हैं और हमें अस्वस्थ करते हैं, हमें रोगी बनाते हैं। और पौधों और जंतुओं को भी रोगी बनाते हैं। पौधे और जंतुओं में भी सूक्ष्म जीव रोग फैलाने का काम करते हैं और कई जीव जंतु इन सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, विषाणु का स्थानांतरण करने अर्थात इन्हें वाहक बनने का काम भी करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भोजन का विषाक्तन कैसे होता है। एक भोजन जो हमने अच्छा ताजा, अच्छा खासा स्वादिष्ट भोजन बनाया था, वो कुछ समय बाद विष कैसे बन जाता है, विषैला कैसे बन जाता है, जहर कैसे बन जाता है। तो भोजन का विषाक्तन कैसे होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है भोजन का विषाक्तन या खाद्य विषाक्तन बोलते से स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि यदि हम भोजन को नमी जगह में या नम में या ऐसा वातावरण जहां पर नमी है वहां पर कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो वहां पर उसमें कवक और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होकर, पैदा होकर वो इस तरह के वहां पर रसायन उसमें उत्सर्जित करते हैं कि भोजन दूषित हो जाता है। और उस दूषित भोजन, उस शायद दूषित भोजन को यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसके विभिन्न तरह की बीमारी होने के चांस होते हैं। और यहाँ तक कि एक विषाक्त भोजन का उपयोग यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है, इतना विषैला भी वो भोजन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमें भोजन के मामले में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, भोजन को ढककर रखना चाहिए और उसको परिरक्षित करना चाहिए ताकि वह उस मौसम के अकॉर्डिंग कितने समय तक चल सकता है उतने समय तक ही उसको बाहर रखें। और आपको लगता है कि इतने समय से ज्यादा वो बाहर सुरक्षित नहीं है, तो उसको परिरक्षित करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के उपाय हमारे दैनिक जीवन में काम में लिए जाते हैं उनका हम उपयोग करते हैं, उसे परिरक्षित करना चाहिए यदि हमें उसे दोबारा से उसे पुनः उपयोग में लाना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि भोजन का विषाक्तन एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है और इससे काफी लंबी संख्या में व्यक्ति बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें भोजन के बारे में अच्छी तरह से, या जो हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उनको अच्छी तरह से परख कर खाना चाहिए, देखकर, संभाल कर, धोकर खाना चाहिए ताकि उसमें कोई विषाक्त जीवाणु, कोई विष पैदा करने वाले जीवाणु या उसमें ऐसे कोई सूक्ष्म जीव तो उत्पन्न नहीं होंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। फलों को, सब्जियों को सबको अच्छी तरह से धोकर, गुनगुने गर्म पानी में धोकर फिर हमें काम में लेना चाहिए। और हो सके तो कुछ मतलब नमक से उन फलों को, सब्जियों को धोना चाहिए। नमक क्या करता है कि मतलब उस भोजन में या उस जो अपन खाद्य सामग्री है उसकी नमी को कम करता है, जिससे उसमें सूक्ष्म जीव पैदा होने के चांस बहुत कम होते हैं। चीनी भी ऐसा ही काम करती है। और तेल, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हमारे घरों में हमें देखते हैं कि हमारे घरों में कुछ सामान 2-3 दिन में खराब हो जाता है,
सड़ने लग जाता है, उसमें अलग तरह की बदबू आने लग जाती है और भोजन का जब विषाक्तन होता है उसका रंग बदलता है, उसका स्वाद बदलता है और उसमें फफूंद या उसमें फंगस सी आ जाती है और उसमें बदबू आने लगती है। उसी प्रकार कुछ फलों को सब्जियों को अपन ला कर रखते हैं तो एक दो दिन बाद वो सड़ने लग जाते हैं, उनमें बदबू आने लग जाती है, वो खाने लायक नहीं रहते। पर क्या आपने कभी नोटिस किया कि घर में हमारी मम्मी या दादी माँ द्वारा बनाया गया जो केरी का अचार है, किसी भी प्रकार का जो अचार है, वो अचार सुरक्षित कैसे रहता है? वो अचार कई महीनों तक उसमें बदबू नहीं आती, उस अचार का हम उपयोग कई महीनों तक करते हैं तो भी वो हमारे लिए विषाक्त भोजन की तरह नहीं बनता है, हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। इसका क्या कारण है? आपने देखा होगा कि उसमें उस अचार में क्या मिला गया था? उस अचार में तेल मिला गया था। और जब कुछ वस्तुओं पर तेल लगा दिया जाता है तो उनका परिरक्षण हो जाता है, वो परिरक्षित हो जाते हैं। और तेल जो अचार जब डालते हैं तो उसमें तेल इसलिए मिला जाता है और जो भी जिस भी हमने जो खाद्य सामग्री का अचार डाला है वो खाद्य सामग्री उस तेल में अच्छी तरह डूबी हुई रहती है और वो तेल उसके ऊपर तक फैला रहता है, तो उसके अंदर जब तक वो है उसमें विषाक्तन कुछ भी नहीं होता, उस खाद्य पदार्थों में कुछ भी जीवाणु सूक्ष्म जीव नहीं पैदा होते और वो खराब नहीं होता। आपने देखा होगा यदि उस तेल के बाहर कोई भी उस खाद्य पदार्थ जिसका आपने अचार डाला है यदि एक भाग भी बाहर रह गया, एक दिन के लिए भी रह गया तो दूसरे दिन उसके ऊपर व्हाइट और ग्रीन वहां पर फफूंद पैदा हो जाती है। उसका कारण यही था कि वो भाग तेल से बाहर रहा तो इसलिए उस भाग का परिरक्षण नहीं हुआ और परिरक्षित करना है तो प्रत्येक भाग तेल में अच्छी तरह से अचार का डूबा हुआ होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के उपयोग हम घरों में और व्यवहारिक हमारे दैनिक जीवन में परिरक्षण विधियों का काम में लेते हैं और परिरक्षित के रूप में काम में लेते हैं। तेल है, नमक है, चीनी है, इन सबको हम यूज में लेते हैं। तो तेल का मैंने बताया, अचार है और विभिन्न प्रकार की सामग्री जिसे हम तेल के द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं। एक मैंने कल आपको 2 टेबल ऐड करनी थी होमवर्क के रूप में, वो मैं नहीं कर पाया था। आज के वीडियो के साथ वो अटैच होगी, इसको अच्छी तरह देखिए, समझिए और अपनी नोटबुक में ढंग से बनाइए दोनों टेबल को। अब हम यहाँ पर रासायनिक उपाय देखते हैं कि जो नमकीन होती है, नमकीन में जो तेल की मात्रा थोड़ी बहुत बचती है वो उसके परिरक्षित का काम करती है और उसका परिरक्षण होता है इसका नमकीन का, इसलिए हम उसे काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसकी भी एक सीमा होती है, हर खाद्य पदार्थ की, हर वस्तु की टाइम लिमिट होती है कि इतने समय तक उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व रहेंगे, इसके बाद उसमें पोषक तत्वों में कमी हो सकती है, कुछ अनावश्यक तत्वों की वृद्धि हो सकती है, उसमें कुछ जीवाणु सूक्ष्म जीव पैदा हो सकते हैं, यानी वो खाने लायक नहीं होती, उसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। एक्सपायरी डेट का मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लो 2 साल की एक्सपायरी डेट है, इट मीन्स 2 साल तक वह खाद्य सामग्री खाने योग्य है, उसके बाद उसमें जो पोषक तत्वों की कमी हो जाए या अनावश्यक तत्वों की वृद्धि हो जाए जिसको खाने से हम रोगी बन सकते हैं, हम अस्वस्थ हो सकते हैं, तो उस प्रत्येक खाद्य वस्तु पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, यानी कब तक की खाने योग्य है ऐसा उसमें बताया जाता है। कब वो बना, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और एक्सपायरी डेट भी होती है। हमें कोई भी वस्तु खरीदनी है तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों डेट देखकर खरीदनी चाहिए। काफी लंबे समय का बना हुआ हम लेते हैं तो वो भी गलत है, और यदि एक्सपायरी डेट नजदीक है तो वो भी हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमें यदि उसको काफी लंबे समय तक यूज करना, 2-4-5 महीनों तक यूज करना है तो उतने समय तक उसकी एक्सपायरी यानी एक्सपायरी के हम तो 2-4-5 महीने पहले तक ही उसे यूज कर लेना चाहिए, एक्सपायरी तक का वेट नहीं करना चाहिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स कि मैंने बताया कि नमकीन में जो खाद्य तेल का उपयोग होता है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है और अतः इस तेल को परिरक्षक कहा जाता है। अचार बनाने में भी तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए भी किया जाता है। 2 नाम बताता हूं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
देखिए बोर्ड पे आराम से, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये सामान्य परिरक्षक का काम करते हैं। ये दोनों सामान्य रूप से परिरक्षक का काम करते हैं। ये सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का जो उपयोग है स्टूडेंट्स, वो जेम और स्क्वेश बनाने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। जेली टाइप जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें जेम बोलते हैं। जेम और स्क्वेश इनके परिरक्षण के लिए इसे काम में लेते हैं। इन्हें परिरक्षित करने के उपयोग में इन दोनों रसायनों का उपयोग किया जाता है। ये दो रसायन हैं, ये रासायनिक परिरक्षक हैं, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। स्टूडेंट्स आगे देखिए, नमक द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है। सामान्य नमक का उपयोग मांस मछली है, यदि मांस मछली को हम कुछ नमक में दबा के रख देते हैं, नमक से ढक के रख देते हैं, तो काफी लंबे समय तक वो खराब नहीं होते, उनमें बदबू नहीं आती है, सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होते हैं और वो खाने योग्य बने रहते हैं। तो नमक भी एक परिरक्षण का या परिरक्षित पदार्थ का काम करता है। मांस मछली को उनमें दबाकर रखने से वो खराब नहीं होते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं चीनी है, तो जेम जेली और स्क्वेश अभी बताया मैंने, चीनी जेम जेली, एक बार और जोड़ दो समझे, जेम जेली और स्क्वेश, इन तीनों का परिरक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है, यानी चीनी भी एक परिरक्षक का काम करती है। हो गया, नमक हो गया, चीनी होगी, और दो मैंने आपको रसायन बताए। तीसरा स्टूडेंट्स अपन बात करें तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को लंबे समय तक सुरक्षित, तेल और सिरके का उपयोग अचार को लंबे समय तक सुरक्षित या परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारी ये है गर्म एवं ठंडा। यदि हम किसी जो खाद्य पदार्थ है, दिन में सपोज हमने दूध लिया, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, हमने दूध लिया, सुबह ताजा दूध आया था, उसे गर्म किया, हमने जितना चाहिए था उतना उपयोग में लिया, फिर बाकी बचा उसको रख दिया। 3-4 घंटे बाद उसको वापस से हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे, फिर रख देंगे, फिर 3-4 घंटे बाद शाम को फिर से उसे गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, मतलब ठंडा करेंगे। तो गर्म और ठंडा करने पर भी उस खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं और वह लंबे समय तक हमारे लिए खाने योग्य बना रहता है। यदि आप सुबह एक बार ताजा दूध लिया, उसको गर्म किया और उसे ठंडा करके रख दिया, तो शाम तक वह दूध खाने योग्य नहीं रहता है, उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, वो खट्टा हो जाता है और वह खाने योग्य नहीं रहता है। जबकि उसको गर्म और ठंडा करने से उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते, यानी किसी भी वस्तु को गर्म और ठंडा करना भी एक परिरक्षण विधि है, परिरक्षित का काम करती है। स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं कि हमने देखा होगा कि जो दूध है या बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, उनको लंबे समय तक हम रखते हैं। जैसे डेयरी में दूध होता है, पहले दूध का कलेक्शन होता है, फिर वो डेयरी में जाता है, वहां पर उसको फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद उसको अलग अलग पैकेट्स में पैक होता है, फिर वो आगे सप्लाई होता है। तो वह दूध हमने बात की, दूध यदि हम सुबह लेकर गर्म करके एक बार ठंडा करके रख देते हैं, तो अभी गर्मी के दिन है तो शाम तक वह खराब हो सकता है, पर वो दूध खराब नहीं होता, उन्हें पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं। उसमें इस प्रकार की प्रोसेस की जाती है, इस प्रकार की उसकी प्रक्रिया की जाती है, वो पाश्चुरीकृत दूध होता है जो बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसे करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं और इस प्रकार के दूध को पाश्चरीकृत दूध कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आई बात मेरी कि पाश्चरीकरण क्या होता है और पाश्चरीकृत दूध है वो किस प्रकार से लंबे समय तक परिरक्षित रहता है। तो लुई पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी स्टूडेंट्स, और उसने कहा था, देखिए लुई पाश्चर नामक
वैज्ञानिक ने ये खोजा था क्या खोज की थी कि यदि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाए। आप इतना गर्म तो समझिए हम सब करते हैं, फिर हमारा दूध खराब क्यों होता है बोलेंगे। गर्म करके सुनना आराम से आगे, एकाएक ठंडा किया जाता है, एकदम से ठंडा करते हैं। एकाएक का मतलब एकदम से ठंडा करते हैं, जल्दी से उसे ठंडा करते हैं, एकाएक ठंडा किया जाता है। जिससे उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। जो सूक्ष्म जीव उसमें वृद्धि हो रही थी वो रुक जाती है और वह लंबे समय तक काम में लेने उपयोग में लाने लायक रहता है। इस प्रक्रिया को इस वैज्ञानिक के नाम पर